गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आई एम दीपराज। तो आज मैं आपसे डिस्कस करता हूँ इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस को जो कि आपको बायो से रिलेटेड हैं और ये आपको कई सारे एग्जाम्स में होंगे। तो वेलकम टू एग्जाम एडुकेटर चैनल। और यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करूँगा 25 क्वेश्चन और इस 25 क्वेश्चन में आप देखेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको आगे काम में आएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर जो 26 है, इसमें ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 मिनट। अभी आप देख रहे हो कि औत्तिकी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसमें औत्तिकी के अंतर्गत जो अध्ययन करते हैं, ये औत्तिकी है क्या? तो औत्तिकी जो कि आप इंग्लिश में यही चीज हम देखेंगे तो हम क्या बोलते हैं इसको? हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू। अब यहाँ पर आप यदि ठीक से देखेंगे तो इसमें कहीं भी आपको ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कहीं भी ये ऑप्शन नहीं है स्टडी ऑफ टिश्यूज। उत्तक का अध्ययन कहीं लिखा हुआ नहीं है। पहला जो ऑप्शन आप देख रहे हो इसमें क्या है? कोशिकाओं की रचना का, कोशिकाओं की रचना पहली चीज। तो ये तो नहीं। सजीव एवं निर्जीव वातावरण से जंतुओं का संबंध, नहीं ये भी नहीं। रुधिर का, ये तो मतलब ही नहीं है क्योंकि हिस्टोलॉजी होता है सीधा सीधा। और डी आप ऑप्शन देखेंगे तो उसमें आप देख रहे हो यहाँ पर इसका सही आंसर यही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई भी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ नहीं है जो कि आपको इससे रिलेटेड हो, टिश्यू से रिलेटेड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जिसमें हम देख रहे हैं कि पालन पोषण एवं मानव जाति की उन्नति का अध्ययन, पालन पोषण द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो पालन पोषण द्वारा मानव जाति का अध्ययन जो है, ये आपको इसका ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। इसलिए बी होगा क्योंकि यहाँ हम देखेंगे यूफेनिक्स जो होता है ये अलग ही चीज है। आप जेनेटिक्स में पढ़ेंगे यूफेनिक्स क्या होता है। इसमें हम बाद में कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर जो होता है उसको जीन थेरेपी के द्वारा करेक्ट करने के जो सिस्टम होता है, करेक्ट करने की जो मेथड होती है, करेक्ट करने की जो विधि होती है, उसमें आप देखोगे यूफेनिक्स यूज होता है। यूजेनिक्स वैसा कुछ होता नहीं है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि आनुवांशिकी, ये तो मतलब ही नहीं है क्योंकि जेनेटिक्स से सीधा सीधा रिलेशन है इसका। तो जेनेटिक्स से तो मतलब ही नहीं है इसका। थर्ड आप देखोगे इसी में आनुवांशिकी के जनक हैं। अब ये बहुत ही आसान सा सवाल है, आनुवांशिकी के जनक, क्योंकि सबको पता होगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल, पूरा नाम है इनका ग्रेगर जॉन मेंडल। और आप इंग्लिश में यही आप बोलोगे कि फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या बोलेंगे? फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो मेंडल जो है इनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। हरगोविंद खुराना कहीं से नहीं, क्योंकि आपको पता है हरगोविंद खुराना ने क्या दिया था? जेनेटिक कोड दिया था, जिनके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। चार्ल्स डार्विन, जिनकी थ्योरी तो जब तब तक तो जेनेटिक्स आया ही नहीं था, मतलब ही नहीं है, उनकी थ्योरी अलग थी। मॉर्गन, इनकी भी जेनेटिक्स आने के बाद, मॉर्गन का जो टीएच मॉर्गन का था थ्योरी, ये आपको जेनेटिक्स जब ब्रांच आ गया उसके बाद था, तो इसलिए मॉर्गन भी नहीं होंगे। तो मेंडल होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? अब देखिए यहाँ पर आपका ध्यान सबसे पहले जाता होगा माइक्रोस्कोप मतलब एंटनी वॉन लीवेनहॉक, सीधा सीधा यही दिमाग में आता है। लेकिन यहाँ पर यदि आप देखोगे तो एंटनी वॉन लीवेनहॉक दिया ही नहीं है। और साथ ही साथ वहाँ पर सरल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया, ये जब सवाल आएगा तो इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है नॉल और रस्का को। ठीक है, कहीं कहीं रुस्का लिखा रहता है, तो नॉल एंड रुस्का। तो यहाँ पर हम सीधा जाएंगे कहाँ पर? ए ऑप्शन में। यहाँ हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया, तो नॉल एंड रुस्का।
नेक्स्ट हम आते हैं इसमें जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट या फिर इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ 19th सेंचुरी गिवन बाय टू साइंटिस्ट और प्रपोज्ड बाय टू साइंटिस्ट। ये वैज्ञानिक कौन थे? तो यहाँ पर आप देखेंगे 30 का जो ऑप्शन है इसमें मेंडल और लेमार्क आपको ऑप्शन में दिख रहा है, वेलेस एंड डार्विन भी आपको दिख रहा है, बीडल एंड टॉटम दिख रहा है, और साथ ही साथ वॉटसन एंड क्रिक भी दिख रहा है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हम चूज करेंगे क्योंकि वेलेस की बहुत सारी थ्योरी है जो कि रिलेटेड है आपको बहुत सारे सिद्धांत से, और डार्विन का सिद्धांत तो आपको पता ही है। तो इनका जो है 19वीं शताब्दी में ये दो वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर हम देखेंगे ये ऑप्शन हो जाएगा फिर कौन सा, बी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें जीवाणु को सर्वप्रथम देखा। अब देखिए जीवाणु कैसे होते हैं, तो आप बोलते हो 1 माइक्रोन, और 1 माइक्रोन इज इक्वल टू क्या होता है 10, सीधा ऑप्शन में क्लिक हो गया, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं इसमें एंटनी वॉन लीवेनहॉक, जीवाणु को सर्वप्रथम किसने देखा? तो यहाँ पर परकिंजे का नाम आया हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं रॉबर्ट हुक को भी। रॉबर्ट हुक का तो मतलब ही नहीं है क्योंकि इन्होंने डेड सेल को देखा था, कोशिकाओं की खोज तो इन्होंने की थी लेकिन सेल कैसा था उस डेड, ठीक है, एक सूखी लकड़ी में इन्होंने कॉर्क में देखा था सबसे पहले सेल को, तो इनका कहीं से कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। और एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने ही सबसे पहले माइक्रोस्कोप बनाया, और जीवित कोशिकाओं को देखने का श्रेय भी एंटनी वॉन लीवेनहॉक को ही जाता है। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जब भी इस तरह का सवाल हो तो बिल्कुल आंखें खुली होनी चाहिए, दिमाग खुला होना चाहिए कि कहीं कोई गलती ना हो। परकिंजे का सीधा सीधा संबंध कहाँ से है? प्रोटोप्लाज्म से है। रॉबर्ट हुक डिस्कवरर ऑफ सेल, कोशिका की खोज इन्होंने की थी। हेल्स जिनका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, अलग इनकी चीजें हैं। पौधों के रोगों का अध्ययन होता है, तो ये देखिए पौधों के रोगों का अध्ययन हम पादप कार्य की जो हम बोलते हैं प्लांट क्लासिफिकेशन या प्लांट सिस्टमेटिक रोग विज्ञान यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, और यही होगा, हो क्या सकता है, यही होगा। शारीरिकी नहीं होगा क्योंकि शारीरिकी पूरा का पूरा जो है वो आपको बॉडी से रिलेटेड हो गया, ठीक है। माइकोलॉजी जिसमें हम फंजाई की स्टडी करते हैं, कवक का अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पर सीधा सीधा इसका आंसर होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें प्रथम महान वर्गीकरण वैज्ञानिक थे। तो जब वर्गीकरण की बात आती है तो यहाँ पर हमें सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है आर.एच. व्हिटेकर, क्योंकि व्हिटेकर ने ही सबसे पहले उन्होंने क्लासिफिकेशन जो दिया था, सबसे पहले मतलब आप बोल सकते हो कि सबसे पहले हमने उनको मानना शुरू किया, क्योंकि उसमें सारी चीजें थी, सब कुछ था। इवन आप बोल सकते हो उसमें प्लांट को रखा गया, फिर बैक्टीरिया को रखा गया, ठीक है, एनिमल को रखा गया, फंजाई को जगह मिली, साथ ही साथ प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा, ये सब को स्थान मिल गया। तो हम बोलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो व्हिटेकर का दिया हुआ है, लेकिन फर्स्ट वर्ड आते के साथ हम सबसे पहले उस आदमी के पास जाएंगे, उसको हम देखेंगे, उसकी थ्योरी देखेंगे जिन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। और आपको बता दो क्लासिफिकेशन कुछ नहीं होता, आपके दिमाग में बस ये चीज रखना है कि जितने भी जीवित सजीव इस धरती पर, जितने भी जीव रहते हैं, चाहे वो पौधे हों या फिर जंतु हों, इन सबको अलग अलग भाग में बांटने की प्रक्रिया को ही हम वर्गीकरण बोलते हैं, ठीक है। मतलब एनिमल्स एंड प्लांट्स आर क्लासिफाइड इन different kingdom is called classification or systematics. So यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो अरस्तु हो जाएगा, ठीक है। तो 33 का डी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें वनस्पति विज्ञान की वह शाखा
जिसमें सवालों का अध्ययन करते हैं। बहुत ही आसान ये सवाल हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं वर्गीकी, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि क्लासिफिकेशन, वर्गीकी जो है क्या है, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। फाइकोलॉजी जो देख रहे हैं ये आप, यही आंसर हो जाएगा इसका। क्यों? क्योंकि माइकोलॉजी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि माइकोलॉजी क्या है, कवक का अध्ययन, ठीक है, फंजाई की स्टडी। और कार्यकी ये भी आपको क्लासिफिकेशन से मतलब दूसरी चीजों से और जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। वनस्पति कोशिकाओं की जीव द्रव्य कला की प्रकृति होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें वनस्पति कोशिकाओं की जीव द्रव्य कला की प्रकृति होती है। वनस्पति कोशिका मतलब कहने का मतलब समझ रहे हैं आप, प्लांट सेल्स, ठीक है। और जीव द्रव्य यहाँ पर कहने का मतलब हो गया प्रोटोप्लाज्म। जो जीव द्रव्य यहाँ पर हम बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब हो गया प्रोटोप्लाज्म। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल्स, ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल्स। यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप देखोगे इसमें पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो क्या है, पूर्ण पारगम, मतलब आर पार जा सकता है। दूसरा है अर्ध पारगम, जिसको हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि आपने कई बार बुक्स में पढ़ा होगा या फिर मेरे लेक्चर वगैरह में भी आपने सुना होगा। तो वहां पर आप देखेंगे अर्ध पारगम मैंने बार बार बताया है। अपारगम जो आर पार नहीं जा सकता, जबकि एक सेल को मदद कौन कर सकता है, पास का सेल, पास के जो सेल्स होते हैं वही उसको, उस सेल को मदद कर सकते हैं। जिसको भी जरूरत हो वो अपने पास के सेल को ही अपने बुलाएगा कि हाँ वहां से मैसेज चाहिए, जो भी चाहिए उसको, प्रोटीन चाहिए, वो सब पास के सेल से ही लेगा। तो सेल्स से एक दूसरे के बीच एक्सचेंज होता है मॉलिक्यूल्स का, लेकिन क्या होता है कि सब कुछ ये आर पार नहीं जा सकता, कुछ कुछ चीजें आर पार जा सकती हैं। तो ये आप देखेंगे कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है और आसान भी, दोनों चीज। पारगम तो वही हो गया चीज पूरा बिल्कुल आर पार, अपारगम बिल्कुल नहीं जा सकता। पूर्ण पारगम और पारगम कहने का मतलब एक ही चीज हो गई। चलिए आगे देखते हैं हम इसमें कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो कोशिका सिद्धांत जो है सेल थ्योरी, ठीक है, सेल थ्योरी प्रोपोज्ड बाय, अंग्रेजी में आप ये समझ सकते हो सेल थ्योरी प्रोपोज्ड बाय। तो सेल थ्योरी प्रोपोज्ड बाय डार्विन और वैलेस, होगा? नहीं होगा। मेंडल एंड मॉर्गन, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल कहीं से इसकी थ्योरी है ही नहीं, तब तक तो ये लोग आए भी नहीं थे, ठीक है, उस समय की बातें हैं। अब यदि शेल्डन और स्वान की तरफ यदि देखते हैं तो यहाँ से क्या होगा कि पूरा का पूरा कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि शेल्डन और स्वान ही पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सभी जीवित कोशिकाएं, सभी जीवित जीव, ठीक है, सभी जीवित जितने भी जंतु पेड़ पौधे हैं उनका निर्माण कोशिकाओं से हुआ है। जिसमें कि स्वान जो थे वो एक जूलॉजिस्ट थे, ठीक है, स्वान जो थे वो क्या थे, एक जूलॉजिस्ट थे। और शेल्डन जो थे वो एक, आप बोल सकते हो, वनस्पति विज्ञान के ज्ञाता थे, ठीक है, एक्सपर्ट ऑफ बॉटनी। और स्वान जो थे एक्सपर्ट ऑफ जूलॉजी। तो इन्होंने जंतुओं के बारे में, स्वान ने जंतुओं के बारे में बताया कि जंतुओं का पूरा शरीर कोशिकाओं से निर्मित है। और शेल्डन ने क्या बोला कि पूरा का पूरा जो है पौधों का शरीर वो भी कोशिकाओं से निर्मित है। मतलब सबसे छोटी इकाई जो रॉबर्ट हुक ने बोला था वही चीज यहाँ पर इन्होंने डिस्कस किया, और उसी को एक नाम दे दिया गया सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी गिवन बाय शेल्डन एंड स्वान। प्रोटीन संश्लेषण में कौन भाग लेता है, यहाँ पर आप इंग्लिश में समझेंगे कि विच ऑफ, आप यहाँ पे यदि इंग्लिश में ये क्वेश्चन बना होता तो इस तरह से बन सकता था कि विच सेल ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस।
प्रोटीन के निर्माण में, प्रोटीन के फॉर्मेशन में या प्रोटीन के प्रोडक्शन में कौन भाग लेता है? तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं, यहाँ से बिल्कुल आसान सा ये भी क्वेश्चन है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है कि आसान केंद्रक मतलब ही नहीं। ठीक है, ये ध्यान में रखना आप कि केंद्रक से तो कोई मतलब नहीं इस चीज़ का। और यदि हम बात करें ल्यूकोप्लास्ट, कोई मतलब नहीं। ल्यूकोप्लास्ट आप जानते ही हो कि प्लास्टिड से रिलेटेड है, ये लवक। ठीक है, एक प्रकार का ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है चीज़ों को स्टोर करने का। और यहीं पर हम देख रहे हैं एक और है ऑप्शन में आपको, गोल्जी काय। तो गोल्जी काय का मतलब ही नहीं, ये तो फैट का फॉर्मेशन करता है सेल के अंदर। ठीक है, अंडे का पीला वाला भाग गोल्जी काय के कारण बनता है, और सारा का सारा गोल्जी काय का आदेश, मतलब ये पूरा का पूरा जो है आदेश का पालन करता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस। तो मतलब ही नहीं है, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम में होता है। हाँ, 1 मिनट। अच्छा, प्रोटीन संश्लेषण होता है। अब देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया, पूछने का तरीका सिर्फ अलग अलग। ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा जोर तो है नहीं, बस राइबोसोम। आगे बढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका किस में पाई जाती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका किस में पाई जाती है? अब यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, इंग्लिश में ही समझेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट इन। तो हम देखते हैं कभी भी न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसको दो पार्ट में बांटा गया है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। तो हमेशा ध्यान में रखना है, प्रो का मतलब होता है पहले और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब केंद्रक, पूर्व केंद्रक, असंगठित केंद्रक भी इसको बोल सकते हैं। तो असंगठित केंद्रक वैसे जीवों में है उपस्थित जब धरती का निर्माण हो रहा था, इस पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, उस समय से जो जीव पाए जाते हैं अपने यहाँ, जैसे जीवाणुओं की हम बात करें या फिर, ठीक है, जीवाणुओं की हम बात करें, जितने भी प्रकार के जीवाणु हैं वो सब प्रोकैरियोटिक में आते हैं, क्योंकि उनका जो केंद्रक होता है जीवाणुओं का वो असंगठित होता है। और जितने भी जीवाणुओं को छोड़कर और जितने भी प्राणी हैं, जितनी भी चीजें हैं, उन सब में केंद्रक संगठित होता है। तो केंद्रक जब संगठित होगा तो उसको हम बोलते हैं यूकैरियोट। ठीक है, अब यही हम देखेंगे यूकैरियोट। यू का मतलब ही होता है क्या? यहाँ पर यू का मतलब होता है ट्रू। ठीक है, यू का मतलब होता है यहाँ पर ट्रू। तो ट्रू हम देखेंगे, यू का मतलब ट्रू, और यही कारण से हम बोलते हैं इसको कि ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। ठीक है, यूकैरियोट्स को। लेकिन प्रोकैरियोट्स की बात आ रही है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जीवाणु में, तो आगे भी एक बार देख लेते हैं, ये तो सही होगा नील हरित शैवाल में। ठीक है, इसमें भी सही होगा, क्योंकि नील हरित शैवाल भी क्या है, साइनोबैक्टीरिया को बोलते हैं। तो बैक्टीरिया वहां भी आ गया, मतलब जीवाणु। ब्लू ग्रीन एल्गी। थर्ड ऑप्शन में देखेंगे तो जीवाणु व नील हरित शैवाल, तो हम क्या देख रहे हैं कि इन दोनों में है, तो इसलिए इसका ज्यादा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, 39 का सी हो जाएगा। अब हम 40 नंबर क्वेश्चन में यदि जाते हैं, सबसे अधिक हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट, अच्छा, सबसे अधिक हरित लवक पाए जाते हैं। यहाँ सीधा सीधा ये सवाल पूछा जा रहा है कि अभी जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से आपको बताना है कि ये कहाँ पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट सबसे ज़्यादा। तो यदि हम प्लांट टिश्यू डिटेल में, जब मैं आपको कोई वीडियो होगी जिसमें मैं प्लांट टिश्यू के बारे में, एनिमल टिश्यू के बारे में अलग अलग से डिस्कस करूंगा, तो उसमें अब मैं देखूंगा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये जरूर बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पैलिसेड पैरेन्काइमा, ये जो दिया हुआ है थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, इसलिए क्योंकि बॉटनी आपने नहीं पढ़ा है। बॉटनी जब पढ़ेंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा। इसमें दृढ़ कोशिकाओं में, स्टोन सेल्स में बिल्कुल नहीं, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा टिश्यू में, पैरेन्काइमा में होता है, लेकिन पैलिसेड पैरेन्काइमा में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि सबसे जो हरे भाग होते हैं पेड़ पौधों में, वहाँ पर ये उत्तक पाया जाता है, और इस कारण से हम बोलते हैं वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट जो है वो ज़्यादा संख्या में होता है।
और पेरेन्काइमा वही टिश्यू है, पेरेंट वर्ड से आता है ये, पेरेंट, पेरेंट जो आप बोलते हो कि माता पिता, तो वैसे ही आप बोल सकते हो पेरेन्काइमा एक ऐसा टिश्यू होता है जो कि भोजन को संचित रखता है। पेरेंट का भी काम क्या है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप देख रहे हो कि भोजन हमारे यहाँ स्टोर करने का काम जो है वो पापा अंकल ये सब कर रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत ना हो। तो वैसे ही पेड़ पौधों में क्या होता है, पेरेंट वर्ड्स यहाँ पर आप देख रहे हो कि पेरेन्काइमा, ये आपको पहले से, पेरेन्काइमा एक ऐसा टिश्यू होता है जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। गार्ड सेल्स भी जो आप देखेंगे, गार्ड सेल्स ये सीधा सीधा लीव्स में पाया जाता है, तो कोई मतलब नहीं। स्टोमेटा जो ओपनिंग होती है वहाँ पर गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है, कोई इससे लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि सभी पादप कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है। पादप कोशिका, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत क्या हो गया कि टाइपिंग एरर, थोड़ा सा, एक मिनट, ये जंतु कोशिका को हम जोड़ देंगे, ठीक है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है, ठीक है, मतलब डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल बिकॉज, ठीक है, यही हो गया इंग्लिश में कि सभी पादप कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है। ऑल प्लांट सेल हैव क्लोरोफिल। सेकेंड नंबर, पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पादप कोशिका कहने का मतलब प्लांट सेल्स, और प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में सबसे बेसिक डिफरेंस यही होता है कि सेल वॉल, कोशिका भित्ति, ठीक है, जो कि एनिमल सेल में नहीं होती। सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, पादप कोशिका में ही सिर्फ पाए जाते हैं, इसलिए ये सही है। पादप कोशिकाएं कभी नष्ट नहीं होती, सब नष्ट होते हैं, हर चीज नष्ट होती है। सभी पादप कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो जंतु कोशिका में भी होती है, ठीक है, तो लॉजिक कहीं बनता नहीं। तो कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण जिसके द्वारा होता है, ठीक है, मतलब द प्लेस और द साइट वेयर एनर्जी प्रोड्यूसेस इन सेल्स, कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा का निर्माण, तो कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा का निर्माण जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, बोलने की जरूरत ही नहीं, थोड़ा भी आपने यदि पढ़ा होगा तो 9th 10th क्या 8th में भी ये चीजें हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल का ऐसा पार्ट होता है जिसमें, ठीक है, एटीपी का निर्माण होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और एटीपी के रूप में हमें ऊर्जा मिलती है, तो पता ही आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 42 का। 43 की हम बात करें, क्रोमोसोम की संरचना में भाग लेते हैं। अब देखो क्रोमोसोम और डीएनए में एक बेसिक डिफरेंस क्या है, तो क्रोमोसोम और डीएनए में यदि आप देखेंगे तो एक बेसिक डिफरेंस होता है इसमें, यहाँ लिख भी रहा हूं, हिस्टोन, ये एक प्रोटीन है। अब हिस्टोन प्रोटीन को यदि आप डीएनए के साथ जोड़ दें, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन को यदि आप डीएनए के साथ जोड़ दें तो इसको आप बोल सकते हो क्या, क्रोमोसोम, ठीक है, इसको आप बोल सकते हो क्रोमोसोम, गुणसूत्र। तो यहां पर अभी आप देखेंगे डीएनए एवं प्रोटीन, क्या लगता है यही होगा सही, क्योंकि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मतलब नहीं है, क्योंकि क्रोमोसोम डीएनए का ही बना होता है, लेकिन उसके साथ क्या जुड़ा होता है, हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन यदि नहीं होगा तो डीएनए कहलाएगा, और हिस्टोन प्रोटीन यदि डीएनए के साथ जुड़ गया इसका मतलब वो कहलाएगा क्या, क्रोमोसोम गुणसूत्र, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की अंतःकला के वलन कहलाते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंतःकलन के मतलब वलन, मतलब अंदर में क्या होता है कि, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, द ग्रुप ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इंटरनल स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया की अंतःकला के वलन, मतलब उसके अंदर आप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यदि आप देखेंगे तो इस तरह का क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का यदि हम शेप देखते हैं तो, एक मिनट,
जस्ट मिनट। हाँ, तो मैं यहाँ बता रहा था आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया के यदि हम स्ट्रक्चर को देखें यहाँ पर तो कैसा होता है, लगभग इस तरह के शेप में होता है, शू शेप में। और इसके अंदर आप देखेंगे किस तरह से होता है, ये इस तरह से। तो ये जो है वही है क्रिस्टी। ये क्या है, ये जो क्रिस्टी आप देख रहे हो यही है, ठीक है। तो क्रिस्टी, ग्रेना, ग्रेना जो है, स्ट्रोमा, ऑक्सीजोम्स भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन ग्रेना और स्ट्रोमा जो ये क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। तो जब आप सेल की, मेरी वीडियो होगी कहीं, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे दीपराज के नाम से, तो उसमें आप देखोगे मैंने सेल टॉपिक यदि पढ़ा है, क्लोरोप्लास्ट यदि पढ़ा होगा तो उसमें ये ग्रेना और स्ट्रोमा डिस्कस किया है। और नहीं तो फिर यहाँ भी मैं आपको बताऊंगा तो उसमें भी डिस्कस करूंगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें 45th में यदि हम देखें तो इसमें सीधा सीधा ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रोटीन, आरएनए एंड डीएनए, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रोटीन, आरएनए एंड डीएनए इन अ सेल, इन अ न्यूक्लियस। कि केंद्रिका में यदि पूछा जा रहा है कि केंद्रक में कितने होते हैं, इसमें अनुपात क्या होता है, प्रोटीन का, आरएनए और डीएनए का अनुपात क्या होता है। तो जब ये पूछा आ जाए आपसे तो सीधा सीधा आप देखेंगे इसमें क्या होगा कि डीएनए का सबसे कम अनुपात किसमें है, इससे इसको पकड़ना है, क्योंकि डीएनए बहुत ज़्यादा नहीं होगा, प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा तो दो ही जगह दिख रही है, एक बी में और एक सी में। 85 85 55, ठीक है, 50 है और नीचे 5 है, तो इसको तो सबसे पहले हटा देंगे, ठीक है। और वैसे भी यदि हम देखेंगे तो प्रोटीन, ठीक है, दोनों में तो इक्वल है, लेकिन यहाँ पर आरएनए ज़्यादा होता है, डीएनए कम। सबसे कम क्या होता है, डीएनए होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे क्या होगा, बी को हम चूज करेंगे यहाँ पर, ऑप्शन ये सही होगा। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, ठीक है। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ठीक है, इज लाइसोसोम, ये आपने पढ़ा होगा पहले भी। तो क्यों कहते हैं, तो वक्षाणुविक्रिया के कारण, मतलब आप बोल सकते हो कि ये क्या करता है, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस, जो हम बोलते हैं कि बाहरी कोशिका का भक्षण कर लेता है, तो इस वजह से बोलेंगे। जलीय अपघटक विकरों के कारण, मतलब आप बोल सकते हो कि वाटर का अपघटन करना, बोल सकते हैं वाटर डिस्ट्रक्शन, ठीक है, कि वाटर को डिस्ट्रॉय करने के कारण, ठीक। या अपघटक जैसे हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स, ठीक है, तो डिकम्पोज करने के कारण, तो मतलब ही नहीं बन रहा है यहाँ पर। केंद्रक पर पराश्रयी रहने के कारण, मतलब फुल्ली डिपेंड ऑन न्यूक्लियस, मतलब ही नहीं है। प्रोटीन अपघटक विकरों के कारण, अब ये क्या होता है कि प्रोटीन अपघटक, मतलब प्रोटीन को ये क्या करता है, डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी होती है। तो खास करके जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव हैं, उनके चारों तरफ एक कवर होती है प्रोटीन वगैरह की, जैसे वायरस के भी चारों तरफ एक प्रोटीन की कवर होती है, ठीक है। और बैक्टीरिया की यदि हम बात करें तो पेप्टिडोग्लाइकेन का एक लेयर होता है। तो लगभग क्या होता है, लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो हम बोलते हैं पाचक रस, उपस्थित होते हैं। और ये ऐसे पाचक रस होते हैं जो भोजन को पचाने में मदद नहीं करते, लेकिन बाकी जो बाहरी कोशिकाएं जो शरीर के अंदर आती हैं उनको ये भक्षण कर लेता है, इनको ये खत्म कर देता है। और यही कारण है कि यहाँ पर हम इसका देखेंगे कि जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेलुलोज। चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं किसमें, सेंट्रोसोम ये तो होता है, ठीक है, जो कि सेल डिवीजन में मदद करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि आप देख रहे हो प्लांट में भी है, एनिमल में भी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, कोशिका झिल्ली जो हम बोलते हैं, ये दोनों में उपस्थित है। सेलुलोज ये नहीं होगा क्योंकि सेल वॉल नहीं होता, और सेल वॉल सेलुलोज का ही बना होता है।
तो विच इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल इज सेल्यूलोज। उत्तकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये पहला जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था वही सेम यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर स्टडी ऑफ टिश्यूज आर कॉल्ड औतिकी, इसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है, यही जो है वो क्या हो जाएगा? हिस्टोलॉजी। और चलिए हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण होता है। तो राइबोसोम मतलब नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया कोई मतलब नहीं, हरित लवक एकदम इसी से मतलब है, क्योंकि क्लोरोफिल जहाँ होगा वहीं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी, तो सी हो गया। और लास्ट हम देखेंगे इसमें आज की क्लास। ठीक है, राइबोसोम का कार्य क्या है? तो राइबोसोम का कार्य क्या है, ये तो मुझे लग रहा है कि तीसरी बार है ये क्वेश्चन। मतलब पूछने का देखो अब तरीका, क्वेश्चन वही रहेंगे घुमा फिरा कर कहीं ना कहीं। और मोस्ट ऑफ द आप देखोगे ये जो क्वेश्चन लिए गए थे तो ज़्यादातर सेल बायोलॉजी से ये लिए गए थे। ठीक है, तो राइबोसोम का काम यही है, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम, जब ये क्वेश्चन आएगा तो यही कर। तो इसी तरह से लगभग डेली आपके पास मैं आता रहूँगा, सुमित सर या और भी जो टीचर हैं, एग्ज़ाम एजुकेटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपनी तैयारी को एक नया मोड़ दे सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको क्वालिफाइड टीचर मिलेंगे जो एक्सपीरियंस्ड हैं पहले से, और किसी कारण से अभी हम लोगों ने बहुत बड़े लेवल पर अभी स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, लेकिन आप लोगों से पहले जुड़ना होता है, धीरे धीरे हम जुड़ रहे हैं। और जुड़ते के साथ क्या होगा कि आप भी अपनी समस्याएं जैसे बताएंगे और कहाँ कहाँ क्या डाउट है उस तरह की चीज़ें होंगी। तो वो जितना ज़्यादा डाउट्स आएगा हमारे पास, तो हमें भी ये लगेगा कि नहीं आपको ज़्यादातर किस टॉपिक में दिक्कत हो रही है, तो टॉपिक को जल्द से जल्द हम लोग यहाँ पर वीडियो डालकर आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आप एग्ज़ाम एजुकेटर से हमेशा जुड़िए और अपने भी साथियों को बोलिए शेयर करने, इसको और भी बढ़ाइए। और जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा और भी टीचर्स वगैरह भी और जोड़ने की इच्छा जताएंगे कि हाँ आपके पास इतने ज़्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर फालतू की बात होती नहीं। ज़्यादातर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा कि नॉलेज की बात होगी। यहाँ पर कोई भी मतलब पता चला 1 घंटे की क्लास में और पता चला कि 20 मिनट वैसे ही चला गया, तो ऐसा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ उठाइए इसका। जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल फ्री हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं करना है, और हार्डली आप अपना 20-25 मिनट देकर ये पूरा का पूरा 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन देख सकते हैं, जिसमें आपको साथ ही साथ थोड़ी बहुत चीज़ें को भी इंक्लूड करते गए इसमें। ठीक है, कि जो जो चीज़ें वहाँ पर आप देख रहे हो ऑप्शन में है, कुछ हो सकता है कि क्या रिलेशन है उसका, इससे क्यों ऑप्शन बना इसमें, तो ये सब चीज़ें भी डिस्कस होंगी। तो ये चीज़ आप अपने ध्यान में रखिए और एग्जाम एजुकेटर से जुड़े रहिए, अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि कोरोना का तो अभी चल ही रहा है। और इसी कारण से हम लोगों को अभी जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है आप लोगों के साथ जुड़ने का, तो हम लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।